दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप यूपीएसआई बनने की तरफ कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। कठिनाई चाहे कितने भी आए, आपके रास्तों को वे कठिनाइयाँ रोक नहीं सकती, क्योंकि इस दुनिया में भगवान ने जिसको सबसे महान बनाया है वह मनुष्य है। और आप अपने ऊपर से नीचे तक देखो अपने आप को आईने में, तो आप बिल्कुल मनुष्य हो। ये बात आप अपने मन में निश्चित कर लो। और मनुष्य का धैर्य सर्वोपरि होता है, उससे बढ़कर धैर्य और सहनशीलता किसी भी प्राणी में नहीं देखी जाती है। तो जैसा आप सबको पता है कि हम लोग मूल विधि को कवर कर रहे हैं, और मूल विधि में अभी तक हमने आईपीसी के 7 अध्यायों को समाप्त कर लिया है। और 6 अध्याय तक, मतलब 5 अध्याय तक हम लोगों ने लगभग सभी धाराओं को समझा, क्योंकि वहाँ से आपकी मूल विधि का आधार बनना था और वहाँ से प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं। उसके बाद का जो क्रम चल रहा है आगे, अध्याय 6, कल आपने अध्याय 7 पढ़ा, आज आप अध्याय 8 पढ़ेंगे। तो इसमें सभी धाराओं को पढ़ना आपके लिए आवश्यक नहीं है। इसमें कुछ कुछ धाराओं को पढ़ना नॉर्मली पढ़ना ज़रूरी है, और कुछ धाराओं को पढ़ने के साथ साथ उनकी वास्तविकता को समझना भी अनिवार्य है। तो आज हम लोग अध्याय 8 शुरू कर रहे हैं, और अध्याय 8 जो है उसका नाम है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। यानी कि लोक का मतलब क्या है, जो हमारा समाज है, हमारे समाज में जो शांति व्याप्त है, लोग अपने आराम से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी उन्हें काम करना है सब कुछ एक शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। लॉ ऑन एंड ऑर्डर मेंटेन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, समाज में कोई अपराध दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं है। तो ये जो सब चीज़ एक अनवरत रूप से चीज़ चल रही है, एक संतुलित ढंग में जो जीवन चल रहा है समाज के प्रत्येक व्यक्ति का, उसको कहते हैं लोक प्रशांति। इसको बोलते हैं लोक प्रशांति, यानी कि आपके समाज में एक शांति है, खुशहाली है। और इसमें यदि कोई व्यवधान उत्पन्न कर देता है, या इसमें कुछ भी वो गड़बड़ी करता है, कोई भी ऐसा काम कोई व्यक्ति करता है जिससे ये जो सुचारू ढंग से व्यवस्था चल रही है ये गड़बड़ा जाए, या इसके गड़बड़ाने का प्रयास करता है, तो ऐसे अपराधों को कहते हैं लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। और लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध जो है ये अध्याय 8 के नाम से आईपीसी में वर्णित है। और इसकी धाराएं, ये किन से किन धाराओं के बीच में वर्णित है, धारा 141 से लेके धारा 160 तक इसमें वर्णन किया गया है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों का। इस अध्याय में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पिछली बार भी बने थे, इस बार भी बनना तय है, इसलिए आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे धाराएं लिखी हुई हैं। आज आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि यहाँ पे धारा लिखी हुई है 154, 154 धाराओं तक मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। पर इसके बाद भी आपको 2 धाराएं पढ़नी है, धारा 159 और धारा 160, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो धारा 141 कहती है, जहां से अध्याय 8 प्रारंभ होता है, तो धारा 141 कह रही है विधि विरुद्ध जमाव, यानी कि अनलॉफुल असेंबली। विधि विरुद्ध, विधि किसे कहते हैं, कानून को। और कानून के खिलाफ यदि कोई जमाव होता है, कुछ लोग जुटते हैं, तो उसको विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। अब कितने लोग एक साथ जुटे हैं कि उसको विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा? 2 आदमी एक साथ जुट जाए तो विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। 3 नहीं, 4 नहीं, 5। हाँ, अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ जुट जाएं, एक साथ खड़े हों, तो उसको विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। अगर 4 भी व्यक्ति एक साथ खड़े हैं तो उनको विधि विरुद्ध जमाव नहीं माना जाएगा। तो 5 व्यक्ति एक साथ खड़े हैं, 5 या 5 से एक साथ व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं, तो इसको विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। पर इसमें एक शर्त है, उन सब का 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, यदि उन सब का सामान्य उद्देश्य हो। सामान्य उद्देश्य का मतलब है उनकी एक कॉमन इंटेंशन हो। 5 आदमी खड़े हैं, 5 आदमी खड़े हैं, और उधर एक अलग से कोई आदमी खड़ा है, और यहाँ पे जो 5 आदमी खड़े हैं उनका सबका इंटेंशन है कि उसको जान से मारना है। पांचों के पांचों का इंटेंशन सेम होना चाहिए। अगर 5 में से 3 का इंटेंशन कुछ है और 2 का इंटेंशन कुछ है, तो इसको सामान्य उद्देश्य नहीं माना जाएगा। तो वहां पर विधि विरुद्ध जमाव वाली धारा लागू नहीं होगी। यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं और उनका सामान्य उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य को आईपीसी की धारा 34 में वर्णित किया गया है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है, ये आपको याद रखनी है। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, यदि उन सब का सामान्य उद्देश्य है
अब कौन कौन सी कंडीशन है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ खड़े होंगे और उनका सामान्य उद्देश्य होगा, कब वो विधि विरुद्ध जमाव माने जाएंगे? पहली कंडीशन तो क्या कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और उनके सामान्य उद्देश्य इन 5 में से एक होने चाहिए। जो ये 5 लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो ये 5 जो हैं, अगर इनके अंतर्गत कोई भी काम होता है तो विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। पहला, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जुड़ जाते हैं और उनका एक कॉमन इंटेंशन है किस बारे में? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल। ये लिखा है मैंने, शॉर्ट में लिख दिया है राज्य विधानमंडल। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, संसद हो, राज्यों का विधानमंडल हो। राज्यों का विधानमंडल से मतलब क्या होता है? देखो, संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं ना, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है, पर सदन 2 ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें भी 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। तो यदि इन सब के काम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल या कोई भी लोक सेवक की परिभाषा मैंने आपको बताई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। कोई भी लोक सेवक है और ये अपने कर्तव्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हैं। ये पांचों के पांचों अपने कर्तव्यों को करने के लिए कानून से बंधे हुए हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। और 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इनको आपराधिक बल द्वारा आतंकित करने का प्रयास करते हैं। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, संसद को, राज्य विधानमंडल को या लोक सेवक को जो अपना कर्तव्य कर रहे हैं विधि द्वारा आबद्ध होकर, विधि में बंधे होने के कारण उनको आपराधिक बल द्वारा आतंकित करते हैं, तो ये विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। पहली शर्त ये रही। दूसरी बात, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जिनका सामान्य उद्देश्य क्या है? किसी विधि के निष्पादन का विरोध करना। किसी विधि के निष्पादन का, विधि क्या होती है? कानून। यदि कोई कानून आता है तो उसका निष्पादन मतलब लागू होना, और उसका विरोध करते हैं। यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिले हुए हैं, उनकी कॉमन इंटेंशन है कि अगर कोई नया कानून आया है तो उसका विरोध कर रहे हैं, उसको लागू होने में विरोध कर रहे हैं, उसका लागू होने नहीं देना चाहते, उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये भी एक अनलॉफुल असेंबली के अंतर्गत आएगा। ये भी विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत आएगा। आपको विधि विरुद्ध जमाव में सबसे बड़ी जो बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि उनका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए और 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। देखो, जो है किसी विधि के निष्पादन का विरोध करते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी पिछले साल CAA आया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो और धारा 370 हटी थी। तो इन सब का कुछ मिला जुला रूप एक प्रदर्शन के रूप में देखने को मिला। समाज में हमारे समाज के एक हिस्से ने, जिनको हम मुस्लिम वर्ग के नाम से जानते हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया, उस CAA को लागू होने से रोका। अब वो CAA विधि द्वारा निष्पादित है, एक कानून बना और उस कानून को 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोगों ने जमाव करके उस विधि के निष्पादन का विरोध किया। तो क्योंकि वो कानून बना हुआ था, एक तरीके से बना हुआ था और उसका विरोध किया और सबकी कॉमन इंटेंशन थी, इसलिए उसको विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। अभी देखो, हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्योंकि MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है तथा कुछ अनाजों की खरीद फरोख्त से संबंधित मामला है, सरकार ने नए कानून बनाए हैं। अब किसानों के बीच में और सरकार के बीच में निरंतर गतिरोध देखने को मिल रहा है। अब ऐसी अवस्था में ये अलग बात है कि केंद्र सरकार को, हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा अलग हट रहे हैं, कि केंद्र सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप खत्म करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। पर यदि हम यहाँ पे कानून के हिसाब से बात करें तो किसान जो लोग हैं, पूरा का पूरा सब बना हुआ है, पूरा एक ग्रुप बना हुआ है और सबकी कॉमन इंटेंशन है, जो नए नियम, जो नए कृषि कानून आए हैं, उन कृषि कानूनों के निष्पादन का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, 5 से तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति हैं, कम से कम 5 होना चाहिए, 5 से अधिक व्यक्ति हैं, हजारों लाखों किसान एक साथ इकट्ठा हैं, सबका सामान्य उद्देश्य है। और वो सामान्य उद्देश्य क्या है कि किसी विधि के निष्पादन का विरोध कर रहे हैं, यानी कि जो नए कृषि कानून आए हैं उनके निष्पादन का विरोध कर रहे हैं। तो ये जो किसानों का पूरा एक जमाव है, जो वो इकट्ठा हो रहे हैं, विधि के अनुसार वो विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। आई थिंक आपको बात क्लियर हो रही होगी। तीसरी बात, यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं और उनका सामान्य उद्देश्य है
किसी रिश्ते को कारित करना, यानी कहीं पे जाके आग लगा देना, नुकसान कर देना, तोड़फोड़ कर देना, या आपराधिक अत्याचार करना, मतलब बदतमीजी करना जाके और लोगों को परेशान करना, डराना, धमकाना, ये सब चीज़ें, घर में घुस जाना, रात्र में घर में घुस जाना, दिन में घर में घुस जाना, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, तो ये आपराधिक अत्याचार है। या कोई भी अपराध करने की उनकी मंशा है, कोई नुकसान कर देना चाहते हैं, डरा धमका देना चाहते हैं, परेशान कर देना चाहते हैं, या किसी भी अपराध को करने की मंशा है। 5 लोग हैं एक साथ और 5 है या 5 से अधिक हैं, कॉमन इंटेंशन नुकसान करने की, परेशान करने की या किसी अपराध को करने की है, तो जब वो 5 लोग एक साथ इकट्ठे माने जाएंगे, जब वो 5 लोग एक साथ इकट्ठे होंगे तो उसको विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। चौथी कंडीशन है, यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और उनका उद्देश्य है किसी की संपत्ति पर कब्जा करना, चले गए, बैठ गए कि भाई आज 5 आदमी जाके बैठ गए कि भाई तू आज से यहाँ से निकल, ये घेर, ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये मकान, ये दुकान, ये जगह मेरी है, मेरा कब्जा है। तो अगर 5 का सेम इंटेंशन है और 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो भी हैं वो किसी की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं या किसी के जलाशय पर कब्जा करना चाहते हैं, किसी ने कुआं खोद रखा है, तालाब खोद रखा है, नलकूप लगा रखा है और उसके अधिकार से उसको वंचित कर देना चाहते हैं, और ये सब 5 के 5 का कॉमन इंटेंशन है, मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं, तो ये भी एक विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। और 5वां पॉइंट है कि किसी व्यक्ति को जिसके लिए वह वैध रूप से आबद्ध नहीं है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, कानून से बंधा हुआ नहीं है, और उसको उस कार्य को करने के लिए बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं, तो भी ये विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। जैसे 5 आदमी हैं, किसी छठे आदमी के पास जाते हैं, वो एक साधारण सा व्यक्ति है, तो उसको ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं कि तुमको एक काम करना है जिसके लिए वो विधि द्वारा बंधा नहीं है। जब ये केस खुलेगा, जब इसकी तफ्तीश होगी, जब इसकी पड़ताल की जाएगी, तो जब बात खुल के आएगी तो उन 5 व्यक्तियों को विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत माना जाएगा। आई थिंक आपको विधि विरुद्ध जमाव या अनलॉफुल असेंबली का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। अगर इन 5 केसेस में सिद्ध हो जाता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव है, तो धारा 143 विधि विरुद्ध जमाव के दंड का प्रावधान करती है। धारा 143 विधि विरुद्ध जमाव का दंड का प्रावधान करती है, और दंड कितना है? 6 माह का कारावास। उसको 6 माह तक जेल हो सकती है, और या तो 6 माह का कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है। खाली जेल हो सकती है या खाली जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। मैंने लिख दिया बोथ, जुर्माना भी हो सकता है, कारावास भी हो सकता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं सारी की सारी हैं, इनमें से आपका प्रश्न बनना तय है। आपको किसी न किसी शिफ्ट में इनका क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, आप ये बात तय मान के चलिए। उसके बाद धारा 140 लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। धारा 140 कहती है बलवा। बलवा जिसको हम क्या कहते हैं सामान्य भाषा में कि बवाल हो गया भाई, बवाल हो गया, तो इसको कानूनी रूप से कहा जाता है बलवा। तो धारा 186 बलवा को बताती है। आपसे पेपर में सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि बलवा किस में धारा में वर्णित है, तो बोलना पड़ेगा बलवा 146 धारा में वर्णित है। और बलवा कहते किसे हैं? बलवा में क्या चीज है? यदि विधि विरुद्ध जमाव, यदि विधि विरुद्ध जमाव, यहां पे लिखा है, देखो मैंने सिंपल शब्दों में लिख दिया है, विधि विरुद्ध जमाव प्लस बल या हिंसा का प्रयोग। यदि विधि विरुद्ध जमाव है, विधि विरुद्ध जमाव है, कुछ भी ये सारा दिख रहा है, विधि विरुद्ध जमाव है, और अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं। विधि विरुद्ध जमाव है, अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो बल व हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो ये पूरा का पूरा प्रकरण, ये पूरा का पूरा कांड बलवा माना जाएगा। ये बात आपको तय करनी है। और इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि बलवा करने के लिए जो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या है वो 5 या 5 से अधिक है, क्योंकि बलवा को परिभाषित किया जा रहा है विधि विरुद्ध जमाव जब अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करता है तो इसको बलवा कहते हैं। और इसमें 2 कंडीशन है, आपको बहुत ध्यान से चीज समझनी है। यदि 5 या 5 से अधिक का ग्रुप है, मान लेते हैं 5 आदमी का ग्रुप है, और 5 का इंटेंशन है कि किसी जगह जाना है, वहां पे तोड़ फोड़ करनी है। 5 का इंटेंशन है किसी जगह जाना है, वहां पे तोड़ फोड़ करनी है। 5 के 5 का क्या है?
एक सामान्य उद्देश्य है, एक कॉमन इंटेंशन है, और वो बल व हिंसा का प्रयोग वहां पे करने वाले हैं। यानी उन्होंने लाठी ले रखी है, डंडे ले रखे हैं, रॉड ले रखी है, चैन ले रखी है, ये सब सामान ले रखे हैं और उस स्थान पर जा चले गए। अब उनका कॉमन इंटेंशन है स्थान पे जाना है, तोड़फोड़ करनी है, ये इनकी कॉमन इंटेंशन है। पांच व्यक्ति हैं, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 आदमी चाहिए, हम 5 ही मान के चल रहे हैं, और सब सामान अपने साथ में ले रखा है उन्होंने, और वो वहां पे पहुंच जाते हैं। अब 2 कंडीशन है, अब पांचों के पांचों जाके हमला कर देते हैं, बल व हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो पांचों के पांचों दोषी माने जाएंगे। सपोज करो पांचों के पांचों की इंटेंशन सेम थी और वो वहां पर चले गए, पर वहां पे जाके 4 मुकर गए, या क्या नहीं यार करते नहीं है, छोड़ो यार अच्छी बात नहीं है, पर इंटेंशन सेम थी वहां पे जाने की। और उसमें से एक क्या करता, नहीं भाई जो आए करके जाएंगे, तो एक क्या काम करता है, जाके बल व हिंसा का प्रयोग कर देता है, तोड़फोड़ मारपीट कर लेता है। तो क्या वो अकेला दोषी माना जाएगा या सब के सब दोषी माने जाएंगे? तो यही धारा 140 कह रही है, अगर उस विधि विरुद्ध जमाओं में जिनका इंटेंशन सेम है, जो वो किसी काम को करना चाहते हैं बल व हिंसा से, या तो वो पूरा ग्रुप मिलकर कोई काम करता है, तो पूरा का पूरा ग्रुप अपराधी माना जाएगा। और यदि उस ग्रुप का एक सदस्य भी, एक मेंबर भी उस काम को कर देता है, बाकी खड़े रह जाते हैं, तो सभी के सभी दोषी माने जाएंगे जो उस विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा होंगे। ये धारा 140 कह रही है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। अब धारा 140 बलवा के बारे में बात कर रही है। धारा 147 क्या कह रही है कि बलवा का दंड, जो व्यक्ति बलवा करता है उसका दंड क्या है? तो बलवा करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों ही उस पर लागू किए जा सकते हैं। वो 2 साल का जेल भी हो सकता है, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है साथ साथ, या दोनों अलग अलग भी उसको मिल सकते हैं। उसके बाद धारा 148 को समझिए। यदि घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करता है, यहां पर तो क्या कर रहा था, जाके मुक्का, डंडा और लाठी और चेन इत्यादि से जाके हमला कर रहा है, हिंसा का प्रयोग कर रहा है। यहां तक तो ये बात थी बलवा में, धारा 140 में। पर 148 में क्या है कि बलवा कर रहे हैं जाके, ठीक है, उन्होंने सोच लिया है कि हमको बलवा करना है, जाके मारपीट करनी है, ऐसा करना है, वो करना है, पर किसके साथ जा रहे हैं? घातक आयुध का मतलब ये है, घातक का ये है कि जो जानलेवा है, घातक का मतलब है जानलेवा है, कि ऐसे आयुध का मतलब ऐसे हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं बलवा करने के लिए जिससे जान जा सकती है। तो देखो यहां पे कि इसका मतलब क्या है, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करता है, इसका मतलब क्या है कि कोई घातक आयुध यूज करें बलवा में, जैसे कि उसने यूज किया क्या, चाकू, रामपुरी चाकू, तेज धार तलवार, ठीक है, और पूरी फरसी ले रखी है, और पूरा गंडासा टाइप कुछ ले रखा है, बंदूक ले रखी है, या ऐसी कोई चीज जिसका इस्तेमाल घातक आयुध की तरह से किया जा सकता है, ऐसी कोई चीज जिसका इस्तेमाल घातक आयुध की तरह से किया जा सकता है, और इस घातक आयुध से, या ऐसी चीज जिसका उपयोग घातक आयुध की तरह किया जा सकता है, इससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो, तो उस व्यक्ति को कारावास होगा। बलवा करने का दंड था 2 वर्ष, पर अगर घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करता है और ऐसे आयुध प्रयोग करता है जिससे मृत्यु तक हो सकती है, तो उस व्यक्ति को घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के लिए दंड जो मिलेगा वो होगा 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या दोनों की दोनों सजाएं उसको एक साथ दी जा सकती हैं। ये कहती है धारा 148। उसके बाद धारा 154, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि धारा 154 देखो, जो बलवा हो रहा है, बलवा कहीं भी हो सकता है, सार्वजनिक स्थान पे भी हो सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है, कहीं भी। 2 ही चीजें होती हैं, या तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है या सार्वजनिक स्थान हो सकता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब किसी के अधिकार की भूमि, और सार्वजनिक मतलब सरकार की भूमि, सरकार का स्थान है जिसको सब लोग यूज कर सकते हैं। तो सेक्शन 154 क्या कहता है कि बलवा करने वाली भीड़ की सूचना न देना। 154 क्या कहता है कि बलवा करने वाली भीड़ की सूचना नहीं देना भी एक अपराध है, और इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से है, यदि किसी व्यक्ति की अधिकार की भूमि पर, यदि कोई व्यक्ति है और उसकी अधिकार की भूमि है, सपोज करो कोई जमींदार है, उसके पास 10-15 बीघे भूमि है किसी स्थान पर, और वहां पर बलवा करने वाली भीड़ इकट्ठा है,
बलवा करने वाली भीड़ इकट्ठा है और उस व्यक्ति को जानकारी है किस चीज की, कि या तो बलवा होने वाला है, या बलवा हो चुका है, या बलवा होने की संभावना है। बलवा होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है, ठीक है, तैयार है मामला, बलवा होने वाला है, या हो चुका है, किस पर, किसी व्यक्ति के अधिकार की भूमि पर। बलवा होने वाला है, होने ही वाला है, हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, या संभावना है कि ये भीड़ आ रही है, ये मेरी भूमि पे खड़ी हो जाएगी और यहीं पर बलवा करेगी, और इसकी सूचना नहीं देता, सूचित नहीं करता। किसको सूचित नहीं करता? पुलिस को सूचित नहीं करता। कब? अगर समय है और जब भी सूचित नहीं करता। सपोज करो समय है ही नहीं, आते ही बलवा हो गया, तो उसकी कोई वो अपराधी नहीं माना जाएगा। पर यदि उसको पता है कि बलवा होने वाला है, या हो चुका है, या होने की संभावना है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, और उसके पास समय है, किसके पास? जिसके अधिकार की भूमि है, और उसके पास समय है कि वो पुलिस को सूचना दे दे, पर फिर भी वो ऐसा नहीं करता है, तो वह धारा 154 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा और उसको दंड मिलेगा 1000 रुपये तक का जुर्माना। उसको 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये धारा आईपीसी की कह रही है 154। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं धारा 159 जिसमें दंगा को परिभाषित किया गया है, और धारा 160 जिसमें दंगा के दंड को परिभाषित किया गया है। उसके बाद मैं आपको बलवा और दंड में एक कॉमन अंतर बताऊंगा जिससे आपकी परीक्षा में गलती ना हो। तो देखते हैं तो आगे। अब तक हमने धारा 154 तक देख लिया है, और इस अध्याय में बाकी 2 महत्वपूर्ण धाराएं रह जाती हैं। उन धाराओं के नाम हैं धारा 159 और धारा 160, यानी धारा सेक्शन 159 और सेक्शन 160, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 159 यानी सेक्शन 159 क्या कहता है? दंगा। क्या कहता है? दंगा। अब दंगे की परिभाषा सीधे पूछा जाएगा, दंगा किस में वर्णित है, तो आपको बोलना पड़ेगा 159 में वर्णित है। अब दंगा कहते किसको हैं? दंगा कहते किसको हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर क्या कर रहे हैं? सार्वजनिक स्थान पर, घर में नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़कर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, चाहे डंडा चला रहे हैं, हाथ से लड़ रहे हैं, जबान जोरी कर रहे हैं, पूरी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे हैं, ये सब लड़ने के प्रकारों में आता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोक शांति में विघ्न उपस्थित करते हैं, लोक शांति में विघ्न उपस्थित करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कार्यवाही, ये पूरा का पूरा कार्य दंगा कहलाता है। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि दंगा करने के लिए कितने लोग जरूरी होते हैं? मिनिमम 2। दंगा करने के लिए कम से कम 2 आदमियों की जरूरत है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब सार्वजनिक स्थान पर, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सड़कों पर और किसी मॉल में, किसी पार्टी हॉल में, किसी शादी के स्थान पे, किसी समारोह में, या किसी सड़क पे, या कहीं दफ्तर में, चिकित्सालय में, जो भी सार्वजनिक स्थान है, किसी पार्क में, जब लड़कर क्या करते हैं? लोक शांति। लोक शांति में आपको बता चुका हूं, एक जो सामान्य तरीके से जीवन चल रहा है उसमें विघ्न उपस्थित करते हैं, उसको विघ्न उपस्थित करते हैं, तो ये कार्य दंगा कहलाता है, और ये वर्णित है धारा 159 में। धारा 160 क्या कहती है कि दंगा के लिए दंड, यदि कोई व्यक्ति दंगा का अपराधी माना जाता है, धारा 159 के अंतर्गत वो अपराधी माना जाता है, तो धारा 160 उसके लिए दंड का प्रावधान करती है। और वो दंड का प्रावधान क्या है कि दंगा करने वाले व्यक्ति को 1 माह का कारावास दिया जाए, उसको 1 महीने जेल में डाला जाए, या उससे 100 रुपये का जुर्माना वसूला जाए। या तो 1 महीने का कारावास दिया जाए, या 100 रुपये का जुर्माना दिया जाए, या अगर जज साहब चाहें तो उसको 1 माह का जुर्माना प्लस 100 रुपये का 1 माह का कारावास और 100 रुपये का जुर्माना भी उसको दिया जाना चाहिए। थोड़ा सा कई बार हो जाता है, पानी वानी की कमी हो जाती है भाई, बहुत सुबह से काम करते करते ये समय आ जाता है, थोड़ा सा लगता है ना, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि दंड क्या है। 1 माह का कारावास हो या 100 रुपये का जुर्माना हो, और जज साहब चाहें तो 1 माह के कारावास के साथ उसको 100 रुपये का जुर्माना भी लगा सकते हैं। ये है धारा 160। तो आपका ये अध्याय पूरा हो चुका है, पर अभी हमने धारा 146 में बलवा को समझा और धारा 159 में दंगा को समझा। इनके बीच में आपको मामूली अंतर पता होना आवश्यक है। दंगा में क्या बात थी? जब विधि विरुद्ध जमाव
अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करता है तो उसको बलवा कहते हैं, जो धारा 146 में वर्णित है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोक परिशांति में विघ्न उपस्थित करते हैं तो उसको दंगा कहते हैं। अब इनके मामूली अंतर को समझ लेते हैं, आपको ये चीजें क्लियर होनी जरूरी हैं और आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाएंगी। बलवा वर्णित है धारा 146 में, मैंने इतनी बार इसको रिपीट कर दिया है कि आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। और दंगा वर्णित है धारा 159 में। बलवा के लिए मिनिमम कितने आदमी की जरूरत है? मिनिमम 5 आदमी होने चाहिए बलवा के लिए, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव में आपको बता चुका हूं कि विधि विरुद्ध जमाव धारा 141 में है और विधि विरुद्ध जमाव में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। और बलवा की परिभाषा में क्या है कि विधि विरुद्ध जमाव जिसका सामान्य उद्देश्य हो और वह बल हिंसा का प्रयोग करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता हो तो उसको बलवा कहते हैं। तो बलवा में कितने व्यक्ति होते हैं? कम से कम 5। और दंगा में कम से कम कितने व्यक्ति होते हैं? 2। बलवा की परिभाषा है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, जबकि दंगा में बात आती है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। ये चीज आपको बहुत ध्यान से रखनी है। बलवा कहां पे हो सकता है? किसी भी स्थान पे हो सकता है, चाहे सार्वजनिक स्थान हो, चाहे वो कौन सा स्थान हो, चाहे तो सार्वजनिक स्थान हो, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। अभी मैंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जिस पर दंगा होने, जिस पर बलवा होने वाला है, हो चुका है या होने की संभावना है, समय रहते पुलिस को सूचना नहीं देता तो वह भी दंड का अधिकारी होगा, उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बात मैंने आपको बता दी। तो बलवा किसी भी स्थान पर हो सकता है, जबकि दंगा की परिभाषा में आपने स्पष्ट रूप से देख लिया है कि दंगा सार्वजनिक स्थान पर ही मान्य होगा। 2 आदमी हैं, 2 भाई भाई भी तो लड़ सकते हैं। अगर 2 भाई भाई, अगर इसमें सार्वजनिक वाली बात ना आती तो 2 भाई भाई लड़ते रहते हैं। बड़ा बुरा जमाना आ गया भाई, जो भाई एक साथ कभी एक प्लेट में बैठ के खाना खाते थे, एक दूसरे के दुख साझा करते थे बचपन में, शादी होने से पहले, आज वो भाई शादी होने के बाद जो एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, आज वो डोल के लिए, जमीन की थोड़ी सी भूमि के लिए, घर की थोड़ी सी भूमि के लिए, थोड़े से पैसों की वजह से लालच करते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए उतार रहते हैं। कितना घोर कलयुग आ चुका है। तो आप इसमें राम जी का उदाहरण ले सकते हैं। राम जी राजा बनने वाले हैं, दशरथ जी ने बता दिया, पूरे राज्य में, अयोध्या राज्य में घोषणा हो चुकी है, कल राम जी का राज्याभिषेक होगा, उनको युवराज पद पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। और अब उसी रात्रि में कैकेयी ने षड्यंत्र रचा मंथरा के माध्यम से, और उसी रात्रि में दशरथ जी से वचन भरवा लिया कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी दी जाए। तो अब आप देखो कि ऐसा व्यक्ति, अगर हम राम जी को भगवान भी ना माने, अरे क्यों ना माने राम जी को भगवान, भाई मैं आस्तिक व्यक्ति हूँ, मैं अपने तौर पे मानता हूँ, ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप उनको भगवान माने या महापुरुष माने, ये आप पर निर्भर करता है। अगर उनको एक सामान्य पुरुष भी माना जाए तो उनके कर्म देखिए आप। जो व्यक्ति जिसको पता है कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, कल मैं युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, उसको सुबह ही पता लगता है कि मैं 14 वर्ष के वनवास पर जा रहा हूं। चाहते तो विद्रोह कर सकते थे, चाहते तो लड़ाई कर सकते थे, पर सहर्ष उठकर भगवान चल दिए, राम जी चल दिए सीता जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में। ये है भारतीय संस्कृति। और उस संपत्ति को कभी भी आड़े नहीं आने दिया। जब वो भरत भाई चित्रकूट में मिलने गए तो सब कुछ, कहीं परिधान गिर गया, कहीं पे धनुष गिर गया, कहीं पे बाण गिर गए, कहीं पे लटाएं खुल गई, जटां खुल गई, और ऐसे आलिंगन किया कि जैसे जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हैं। तो ये भ्रातृ प्रेम, ये भाइयों के बीच का प्यार भारत की पहचान है, भारतीय संस्कृति की पहचान है। हम उस भारत के वासी हैं जो भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, यानी पूरा संसार मेरा घर है। ऐसे भारतीय संस्कृति से जुड़े होने के कारण मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बड़ा गौरव फील होता है, बड़ा गर्व होता है मेरे को कि मैं भारतीय संस्कृति का एक अंग हूँ। और आपको भी इस पर गर्व होना चाहिए कि आप संसार की सबसे उन्नत संस्कृति में जन्मे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो सार्वजनिक स्थान पे बात यह है कि यदि अगर इसमें सार्वजनिक स्थान न होता तो क्या होता? अगर 2 भाई घर में लड़ रहे हैं तो दंगा लग जाता, तो दंगा नहीं लगेगा क्योंकि सार्वजनिक स्थान है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं हुई है। तो सार्वजनिक स्थान पर, बलवा में किसी भी स्थान पर और दंगा में सार्वजनिक स्थान पर, यह पॉइंट आपको याद रखना है। बलवा में अपने काम की पूर्ति कैसे कर रहे हैं? बल या हिंसा द्वारा, बल या हिंसा के प्रयोग द्वारा बात हो रही है, जबकि दंगा में लड़कर यह शब्द क्लियर हो रहा है। और बलवा में जो काम होता है वो लोक परिशांति भंग हो जाती है, भंग हो जाती है।
अफरा तफरी मच जाती है, लोक प्रशांति भंग हो जाती है पूरी तरह से। जबकि दंगा में लोक प्रशांति भंग नहीं होती, उसमें विघ्न पड़ जाता है, छोटा सा एक विघ्न पड़ जाता है, पर वो विघ्न दूर होने के बाद फिर से लोक शांति बरकरार हो जाती है। पर बलवा में लोक शांति भंग हो जाती है, उसको दोबारा से कायम होने में, दोबारा से अपने ढर्रे पे आने में, अपने राह पे आने में समय लग जाता है। तो ये एक बारीक सा अंतर है बलवा और दंगा के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं आपका साथी राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।